आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ईरान जल्द कर सकता है इजराइल पर बड़ा हमला, खुली चेतावनी देकर इजराइल अमेरिका दोनों को किया आगाह। वक्फ बिल को लेकर अमित शाह का बड़ा बयान, बोले इसी सेशन में पार्लियामेंट में पेश होगा वक्फ बिल। सीएम योगी के बयान पर ओवैसी का जबरदस्त रिएक्शन, कहा ना हिंदुओं को मुसलमानों से खतरा, ना मुसलमानों को हिंदुओं से। मुतनज़ा नज़्म को लेकर इमरान प्रतापगढ़ी को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने इमरान के खिलाफ दर्ज किए मुकदमे को किया खारिज। दिल्ली में माहौल बिगाड़ने की एक और कोशिश, बोध तंजीम के लोगों ने मुगल नाम के बोर्ड्स पर पोती स्याही। नागपुर के ताजुद्दीन बाबा ट्रस्ट का बड़ा ऐलान, मज़ारों पर आयतें और कलमे की चादरें हटेंगी। नवरात्रि से पहले एमपी में बीजेपी एमएलए ने की मुतनज़ा मांग, कहा नवरात्रि में तमाम मीट की दुकानें हो बंद। अलविदा जुमे पर कश्मीर में फिलिस्तीन हिमायती एहतजाज मुनक्किद, पुलिस ने एहतजाज करने वालों के खिलाफ दर्ज किए मामले। व्हाइट हाउस में हुआ इफ्तार पार्टी का इनेकाद, अमेरिकी मुस्लिम एमपीएस को नहीं मिला न्योता, हुआ बवाल। राम मंदिर की तस्वीर वाली घड़ी पहनने पर घिरे सलमान खान, मौलाना शहाबुद्दीन ने लिया भाईजान को निशाने पर। ऐसा मालूम हो रहा है कि ईरान अमेरिका और इजराइल पर हमले की पूरी तैयारी से बैठा है। ईरान ने एक बार फिर इजराइल को चेतावनी देते हुए वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है कि सही वक्त आने पर इजराइल पर हमला जरूर होगा। ईरान ने साथ ही अमेरिका को भी चेताते हुए ये वाज़ेह कर दिया कि अगर अमेरिका ईरान की पाकीज़गी पर हमला करता है तो खबरदार हो जाओ, पूरा मिडिल ईस्ट इलाका चिंगारी के साथ गोला बारूद का ढेर बन जाएगा। ईरान ने योम अल कुद्स के मौके पर खुले तौर पर अमेरिका और इजराइल को ललकारा है। योम अल कुद्स के मौके पर एक बार फिर ईरान ने वाज़ेह तौर पर अमेरिका और इजराइल को हमले की चेतावनी दी है। ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनई के सीनियर आर्मी सलाहकार ने तस्दीक की है कि इजराइल के जरिए ईरान के खिलाफ किए गए घातक हमलों के जवाब में जल्द ही इजराइल पर ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 शुरू किया जाएगा और इस पर हम अडिग हैं। ये बड़ी चेतावनी ईरान की जानिब से इजराइल के लिए आई है। अब तक ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 1 और 2 के बाद इजराइल पर सीधे कोई हमला नहीं किया है, बल्कि हूती और हिजबुल्लाह को मदद फराहम कराकर इजराइल और रेड सी में लगातार हमले करवाता रहा है। प्रेस टीवी में छपी खबर के मुताबिक बताया गया है कि ईरानी मेजर जनरल याया रहीम सफवी ने जुमे के रोज इजराइल को ललकारा है और कहा कि अगर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 अभी तक पूरा नहीं हुआ तो देरी के पीछे समझदारी है, ना कि इसे रद्द कर दिया गया है। इसे जल्द ही पूरा किया जाएगा। उन्होंने इजराइल पर सीधे हमले में तारीख की वजह सियासी और जानबूझकर की गई समझदारी बताया। ईरानी डिफेंस चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी का यह बयान अपने मिसाइल सिटी का मुजाहिरा करके दुनिया के होश उड़ा देने के कुछ ही रोज के अंदर आया। उन्होंने दुश्मन को खबरदार करते हुए कहा कि ईरान ने सभी डिफेंस सिस्टम को डेवलप कर लिया है जो एक फौजी ताकत पैदा करने के लिए जरूरी है, जो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 के वक्त तैनात की गई ताकत से अब 10 गुना मजबूत है। इससे पहले भी नवंबर 2024 में ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने बयान दिया था, इजराइल मुखालिफ हमले ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 सही वक्त पर सही तरीके से आएगा। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने भी हाल ही में दोहराया था कि ईरान इजराइल पर हमला करना अभी भूला नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तेहरान तय करेगा कि जवाबी कार्रवाई कब करनी है। इतना ही नहीं, जेरूसलम पोस्ट की खबर के मुताबिक ईरान ने अमेरिका को भी खतरनाक चेतावनी दी है। ईरान के पार्लियामेंट्री स्पीकर मोहम्मद कलीबफ ने ट्रंप को चेताते हुए कहा कि अगर अमेरिकी ईरान की पाकीज़गी पर हमला करता है तो पूरा मिडिल ईस्ट इलाका गोला बारूद के ढेर में चिंगारी की तरह फट जाएगा। इसका मतलब साफ है कि अगर इजराइल या अमेरिका की तरफ से अब ईरान पर कोई हमला होता है तो पूरा मिडिल ईस्ट इस जंग की आग में जलेगा। एक्सपर्ट का ये कहना है कि अगर ईरान पर हमला होता है तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा, उन ममालिक को भी नहीं जिन्होंने फिलिस्तीनियों के साथ धोखा किया है। इतना ही नहीं, ईरानी मेजर जनरल याया रहीम सफवी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को पागल तक कह दिया। उन्होंने कहा ट्रंप ने ज़ायोनी हुकूमत की मदद से इजराइल के साथ मिलकर गजा में मासूम लोगों का कत्लेआम कर नस्लकुशी की है। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका और इजराइल का गुरूर चकनाचूर हो गया है। खुद को दुनिया के सबसे ताकतवर देश समझने वाले देश की सारी हेकड़ी निकल गई है। इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हमास, हूती, हिजबुल्लाह जैसे मिलिटेंट्स ग्रुप इनके लिए चुनौती बन जाएंगे और चेताते हुए कहा कि ये हमले लगातार जारी रहेंगे जब तक गजा में इनका जुल्म बंद नहीं हो जाता। ईरान ने अरब ममालिक को आड़े हाथों लेते हुए उनको इजराइल और अमेरिका से सभी सिफारती ताल्लुकात खत्म करने की सलाह दी है। योम अल कुद्स के मौके पर ईरान की जानिब से इस तरह का बयान आना इजराइल और अमेरिका के लिए इशारा है कि वो खबरदार रहें और ईरान पर हमला करने की सोचे भी नहीं। हाल ही में ईरान ने अपनी मिसाइल सिटी का मुजाहिरा कर दुनिया को हिला दिया। एक्सपर्ट की माने तो ट्रंप और नेतन्याहू इसके बाद ईरान पर हमले की नहीं सोचेंगे और यही वजह है कि ट्रंप ईरान से न्यूक्लियर डील करने को बेताब है। ट्रंप की जानिब से न्यूक्लियर डील पर बातचीत के लिए भेजे गए ईरान को खत के जवाब में ईरान ने भी ओमान के हाथों खत का जवाब देते हुए
वाजे कर दिया कि वो न्यूक्लियर डील पर अमेरिका से बातचीत नहीं करेंगे। ये तब मुमकिन हो सकता है जब अमेरिका ईरान पर से अपने सैंक्शंस हटा दे। इसके अलावा एक बड़ी खबर ये भी है कि यूनाइटेड नेशंस ने भी इजराइल को आड़े हाथों लेते हुए खूब लताड़ा है। यूएन ने इजराइल को गजा में फिलिस्तीनियों को जबरन निकालने को लेकर कहा कि वो इंटरनेशनल लॉ की खिलाफवर्जी कर रहा है। यूएन के मुताबिक इजरायली सेना ने 18 मार्च से 10 हुक्म जारी किए हैं, जिसमें गजा के बड़े हिस्से को शामिल किया गया है, जिसमें उत्तरी गजा का आधे से ज्यादा हिस्सा शामिल है। यूएन ने एक बयान में कहा, जबरन किसी को उनकी सरजमी से निकालना इंटरनेशनल ह्यूमन लॉ की खिलाफ वर्जी है और एक बड़ा जुर्म है। यूएन ने आगे कहा, इजराइल निकाले गए लोगों के लिए रिहाइश मुहैया कराने के लिए कोई उपाय नहीं कर रहा है। कमाल की बात तो ये है कि यूएन और अरब इसकी मजम्मत तो कर रहे हैं, लेकिन इजराइल के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाने को तैयार नहीं। वक्फ बिल को लेकर अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। अमित शाह ने कहा कि हम इसी सेशन में पार्लियामेंट में वक्फ बिल पेश करेंगे। वक्फ बिल कानून से किसी को डरना नहीं चाहिए। अपोजिशन मुसलमानों को गुमराह कर रहा है। मुसलमानों के किसी भी हुकूक पर रोक नहीं लगाई जाएगी। आपको बता दें कि अमित शाह ने यह बयान प्राइवेट चैनल के जरिए मुनक्किद प्रोग्राम में दिया। उन्होंने कहा कि हम इसी सत्र में संसद में वक्फ विधेयक पेश करेंगे। तजवीज शुदा वक्फ कानून से किसी को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी हुकूमत आइन के दायरे में रहकर वक्फ बिल में तरमीम कर रही है। अपोजिशन मुसलमानों को गुमराह कर रहा है। मुसलमानों के किसी भी हुकूक को नहीं छीना जाएगा। अपोजिशन सिर्फ झूठ पर झूठ बोल रहा है। होम मिनिस्टर शाह ने कहा कि सरकार को मौजूदा कानून में तरमीम इसलिए लानी पड़ी क्योंकि बुनियादी कानून खुशामद की सियासत की वजह से बनाया गया था। कांग्रेस ने वक्फ एक्ट में ऐसे नियम बनाए जो आइन के जज्बातों के मुताबिक नहीं थे। हमने वक्फ बिल को आइन के दायरे में रखा है, जबकि कांग्रेस ने अपने सियासी फायदे के लिए कानून को तोड़ मरोड़ कर पेश किया था। अमित शाह ने कहा कि वक्फ बोर्ड ने दिल्ली में 123 अहम जगहों को वक्फ जायदाद मुकर्रर कर रखा है। प्रयागराज में तारीखी चंद्रशेखर आजाद पार्क को भी वक्फ जायदाद मुकर्रर किया गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर रिएक्शन दिया है जिसमें उन्होंने मुसलमानों के बीच हिंदुओं के सेफ न होने की बात कही थी। AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के सीएम कहते हैं जहां 100 मुसलमान रहते हैं वहां 50 हिंदू भी महफूज नहीं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि फिर आपने मेरी गाड़ी पर गोली क्यों चलाई। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं योगी आदित्यनाथ को कहना चाहूंगा कि यहाँ ना तो हिंदुओं को मुसलमानों से खतरा है और ना ही मुसलमानों को हिंदुओं से खतरा है। अगर भारत के लोग और इसके आइन को किसी से खतरा है तो वो आरएसएस की आइडियोलॉजी मोदी और योगी से खतरा है। ओवैसी ने कहा, हमारी सुरक्षा और सम्मान की जो आप बात करते हैं वो आपके खैरात नहीं है। यह असदुद्दीन ओवैसी का पैदाइशी हक है। राइट टू लिव इस आइन का फंडामेंटल राइट है। इस तरह का मुख्यमंत्री बयान देता है और ये देश के वजीर आजम बनना चाहते हैं। कांग्रेस के राज्यसभा एमपी इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ गुजरात पुलिस की तरफ से दर्ज एफआईआर सुप्रीम कोर्ट ने जुम्मे को रद्द कर दी। एफआईआर उनके इंस्टाग्राम पोस्ट ए खून के प्यासे बात सुनो नज्म को लेकर दर्ज की गई थी। कोर्ट ने फैसले में राइट टू स्पीच पर जोर देते हुए पुलिस और निचली अदालतों की हिस्सारियत पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने जुम्मे को कांग्रेस के नेता इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ गुजरात में दर्ज मुकदमे को खारिज कर दिया है। उन पर सोशल मीडिया पर मुबैना तौर पर नाकाबिले बर्दाश्त नज्म पोस्ट करने का इल्जाम लगा था। अदालत ने कहा, नज्म पोस्ट करना कोई जुर्म नहीं है। पुलिस को एफआईआर दर्ज करने से पहले नज्म और शायरी के अल्फाजों को सुनना और उसके मायने समझने चाहिए थे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एसो और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने कहा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हक को ख्याल और गैर तरीकों से कुचला नहीं जा सकता। गुजरात की अदालत ने 21 जनवरी को पूरी सुरक्षा देते हुए उनके खिलाफ इस मुकदमे पर किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। वहीं गुजरात की कोर्ट ने 17 जनवरी को दर्ज मुकदमे को खारिज करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद इमरान प्रतापगढ़ी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ये नज्म जनवरी में वायरल हुई थी और कुछ लोगों ने इसे नफरत भड़काने वाला बता दिया था, जिसके बाद ही कांग्रेस नेता के खिलाफ गुजरात के जामनगर में मुकदमा दर्ज किया गया था। दिल्ली में मुगल और दिल्ली सल्तनत के बादशाहों के साइन बोर्ड को तोड़कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। लुटियंस दिल्ली में एक बौद्ध तंजीम के मेंबरों ने सड़क पर लगे साइन बोर्ड को तोड़ दिया। भारतीय बौद्ध संघ के मेंबरों ने एनडीएमसी के इलाकों में आने वाले साइन बोर्ड पर लिखे नाम को काले स्प्रे पेंट से ढक दिया। तंजीम के मेंबरों ने शाहजहां रोड के साइन बोर्ड पर वीर सावरकर मार्ग, तुगलक लेन पर अहिल्याबाई मार्ग, अकबर रोड पर महर्षि वाल्मीकि मार्ग और हुमायूं रोड पर बाला साहब ठाकरे मार्ग लिखा पोस्टर चिपका दिया गया। एनडीएमसी की तरफ से फौरी कोई रद्द अमल नहीं मिला है। भारतीय बौद्ध संघ के सदर संघप्रिय राहुल ने पीटीआई से बात करते हुए कहा, हम पीएम और वजीर दाखिला से पब्लिक प्लेसेस से मुगल नामों को हटाने की अपील करते हैं, क्योंकि वो जुल्मियों की इतिहासत की अलामत है। हमें ऐसे की जरूरत नहीं है। बता दें कि इससे पहले भी एक वाकयात 20 मार्च को कश्मीरी गेट आईएसबीटी पर पेश आया था, जब महाराणा प्रताप के स्टैचू के साथ मुबैना तोड़फोड़ का विरोध कर रहे कुछ हिंदूवादी तंजीमों के मेंबरों ने अकबर रोड के साइन बोर्ड पर कालिक पोत दी थी। उन्होंने उस पर महाराणा प्रताप का पोस्टर चिपका दिया था।
अमित राठौर नामक शख्स ने ANI से कहा था कि महाराणा प्रताप का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। पुलिस इंतजामिया और दिल्ली सरकार ISBT कश्मीरी गेट पर हुई घटना को दबाने की कोशिश कर रही है। जो भी मुलजिम हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जानी चाहिए। इससे पहले पिछले महीने भी अकबर रोड और हुमायूं रोड पर साइन बोर्ड तोड़े गए थे और उन पर छत्रपति शिवाजी के पोस्टर चिपका दिए गए थे। हाल ही में बीजेपी नेता दिनेश शर्मा और मरकजी वजीर कृष्णपाल गुर्जर ने तुगलक लेन वाकई अपने घर पर नेम प्लेट बदल दी और स्वामी विवेकानंद मार्ग ब्रैकेट में तुगलक लेन लिख दिया था। नागपुर में हुई हिंसा के बाद दरगाहों और मज़ारों पर बिकने वाली चादरों से आयतें और कलमें हटाने का फैसला किया गया है। जिन चादरों में आयतें और कलमें लिखी होंगी उनकी बिक्री पर पाबंदी लगाई जाएगी। महाराष्ट्र अक़लियती कमीशन जल्द ही भारत में सभी दरगाहों को खत लिखकर इस किस्म की चादरों पर पाबंदी लगाने की बात करेगा। सभी मज़ारों से बात करके उन्हें बताया जाएगा कि वहां बिकने वाली चादरों पर आयतें और कलमें ना लिखी जाए और वही चादरें चढ़ाई जाएं जिनमें आयतें और कलमें ना लिखी गई हों। महाराष्ट्र अक़लियती कमीशन के सदर प्यारे खान ने मीडिया के साथ खास बातचीत के दौरान कहा कि नागपुर हिंसा के बाद गहराए इस मौजू पर सोचा जा रहा है कि इस किस्म की चादरों को पूरे तरीके से बैन कर दिया जाए। प्यारे खान ने कहा कि जल्द ही वो अजमेर शरीफ दरगाह और दिल्ली निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के ओहदेदारान से भी बातचीत करेंगे। चादर पाक है, उसे पाक जगह पर रखना चाहिए। कभी कभी देखा जाता है कि वो चादर को कोई सर पर बांध लेता है, कोई हाथों में बांध लेता है, कोई कमर तक पे बांध लेता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र अक़लियती कमीशन के सदर खान ने कहा कि अब जो चादरें बिकेंगी उन पर आयतें नहीं लिखी रहेंगी, प्लेन चादरें रहेंगी, उन पर कोई भी मजहबी अलामत नहीं रहेगी। अक़लियती कमीशन देश की सभी मज़ारों को खत लिखेगा और नागपुर की घटना का जिक्र करेगा। बाकी दरगाह के लोग भी समझदार हैं, उन्हें भी पता है कि वो संदल निकलता है तो ढोल वाला कभी हाथ पे बांधता है, कभी कमर में बांधता है, कभी सिर पर बांधता है। उस चादर का सम्मान नहीं हो पाता। प्यारे खान ने बताया कि 1 साल पहले नागपुर की ताजुद्दीन बाबा ट्रस्ट ने चादरों से कलमे हटाने का फैसला लिया था। अक़लियती कमीशन के सदर प्यारे खान ने आगे कहा कि मुस्लिम बिरादरी के बहुत से लोगों ने उन्हें खत लिखा है कि महाराष्ट्र हुकूमत के वजीर नितेश राणे की शिकायत वजीर आजम से की जाए। मुल्क में मजहबों को लेकर आए दिन नया तनाजा खड़ा हो जाता है। अब नवरात्रि से पहले मध्य प्रदेश में नई मांगों ने विवाद खड़ा कर दिया। MP में बीजेपी MLA रामेश्वर शर्मा ने मध्य प्रदेश में मीट की दुकानें बंद करने की मांग की है। बीजेपी MLA रामेश्वर शर्मा ने कहा, गंगा जमुनी तहजीब की बात करने वालों को अब हिंदू आस्था का सम्मान करना चाहिए। अगर हम कुछ दिनों तक मीट से दूर रहेंगे तो भूखे नहीं रहेंगे। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए हिंदुओं का सम्मान किया जाना चाहिए। उनके मुतनज़ा बयान पर रद्द अमल देते हुए कांग्रेस ने इस मांग पर एतराज जताते हुए कहा कि इससे उन ताजीरों को नुकसान होगा जो अपने रोजगार के लिए मीट के कारोबार पर डिपेंड है। पार्टी ने यह भी कहा कि सरकार को दुकानें बंद करने से पहले इन परिवारों को 9 दिनों की कमाई का मुआवजा देना चाहिए। मजम्मत करने वालों और कई कारकुनान ने सवाल उठाया कि मुसलमानों के लिए नए कानून क्यों लागू नहीं किए जा रहे, जबकि हिंदुओं के खिलाफ कोई कानून या कार्रवाई नहीं की जा रही। इस बीच संभल और मेरठ में कड़े कानून लागू कर दिए गए। सड़क पर नमाज पढ़ने वालों पर पासपोर्ट रद्द करने सहित आपराधिक मामलों में मुकदमा चलाने की धमकी तक दी गई। जम्मू कश्मीर में रमजान के आखिरी जुम्मे यानी अलविदा जुम्मे के मौके पर हजारों लोगों ने फिलिस्तीन के साथ यकजहती दिखाने के लिए अल-कुद्स डे के लिए इकट्ठा हुए और इलाके के अलग अलग हिस्सों में इजराइल के खिलाफ एहतजाज किया। रमजान के आखिरी जुम्मे को पूरी दुनिया के मुसलमान यौम अल-कुद्स के तौर पर मनाते हैं। बता दें कि रमजान के आखिरी जुम्मे को मनाए जाने वाले सालाना प्रोग्राम का मकसद फिलिस्तीन के मौजू के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना और इजराइल के नाजायज कब्जे को खत्म करने की वकालत करना है। इस साल कश्मीर और लद्दाख में एहजाज हुए जिसमें प्रोटेस्ट करने वालों ने फिलिस्तीन की हिमायत में बैनर लहराए और फिलिस्तीन को आजाद करो और इजराइल मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए। कारगिल लद्दाख में बड़ी तादाद में लोगों ने बाजारों से मार्च निकाला और फिलिस्तीनी जद्दोजहद में कई हिमायत जताई। कश्मीर के बडगांव और बारामुल्ला जिलों में भी इसी तरह के एहतजाज की खबरें आई। इन एहतजाज को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी एक्शन ले लिया। इलाकों में ऑर्गेनाइजर्स और प्रोटेस्टर्स के खिलाफ UAPA के तहत मामले भी दर्ज किए गए। बारामुल्ला जिले के पाटन इलाके में प्रोटेस्टर्स को लेबनान के हिजबुल्लाह के झंडे लहराते और नारे लगाते हुए देखे जाने के बाद एक मामला दर्ज किया गया जो अवामी बदअमनी को भड़काने की कुव्वत रखता था। इंतजामिया ने फिक्र जाहिर की है कि इस तरह की कार्रवाइयां इलाके में आतंकवाद को दोबारा सरगर्म कर सकती हैं और हमलावर सरगर्मियों के लिए हिमायत को भी बढ़ावा दे सकती हैं। मिडिल ईस्ट में तनाज़े और जंग के बीच अमेरिका के व्हाइट हाउस में इफ्तार पार्टी मुनक्किद हुई। सालाना इफ्तार पार्टी की मेजबानी करते हुए सदर ट्रंप ने सभी अमेरिकी मुस्लिमों को रमजान मुबारक कहा। व्हाइट हाउस में ये इस साल की पहली इफ्तार की पार्टी थी, लेकिन ट्रंप की इफ्तार पार्टी में
अमेरिकी मुस्लिम एमपीएस और बिरादरी से जुड़े लीडरान को न्योता ही नहीं दिया गया था, जिसके बाद वो सभी नाराज हो गए। अमेरिका के व्हाइट हाउस में इफ्तार पार्टी का दौर बीते 2 दशक से चल रहा है। इस साल भी व्हाइट हाउस ने बहुत शानदार इफ्तार की दावत का इनेकाद किया, लेकिन फिर भी पार्टी तनाजों में घिर गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दावत में अमेरिकी पुलिस, एमपीएस और लीडरों को न्योता नहीं दिया गया, बल्कि मुस्लिम देशों के गैर मुस्लिम सफीरों को इफ्तार पार्टी और डिनर के लिए बुलाया गया। अमेरिकी सदर ने इफ्तार दावत की मेजबानी करते हुए कहा, मैं आप सभी का व्हाइट हाउस के इफ्तार डिनर में इस्तकबाल करता हूं। हम इस्लाम के पाक महीने रमजान का जश्न मना रहे हैं, जो कि बेहद प्यारा और शानदार महीना है। दुनिया भर के मुसलमानों को रमजान मुबारक। हम दुनिया के सभी मजहबों की इज्जत करते हैं। वहीं व्हाइट हाउस की इफ्तार पार्टी में अमेरिकी मुस्लिम एमपीएस को न्योता नहीं दिया गया, जिसके खिलाफ मुस्लिम सिविल राइट्स ग्रुप ने व्हाइट हाउस के बाहर प्रोटेस्ट किया। एहतजाज करने वालों ने नॉट ट्रंप इफ्तार का नारा लगाते हुए इफ्तार पार्टी की मुखालफत की। बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान पर हमले के मुलजिम शरीफुल इल्जाम शहजाद ने मुंबई सेशन कोर्ट में दरख्वास्त फाइल करके दावा किया कि उसने कोई भी जुर्म नहीं किया है। जमानत दरख्वास्त फाइल करते हुए मुलजिम का कहना है कि उस पर लगाए हुए इल्जाम झूठे हैं और उसे फंसाने की सिर्फ साजिश रची गई है। सैफ अली खान पर उनके बांद्रा वाक़े घर पर हमला करने के मुलजिम शरीफुल इस्लाम ने कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल करते हुए कहा कि उन्हें गलत तरीके से फंसा दिया गया है। शरीफुल के वकील का कहना है कि शरीफुल इस्लाम ने अब तक की जांच में मदद की है। अर्जी में यह भी कहा गया कि जांच टीम ने सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्डिंग समेत सभी सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। ऐसे में यह भी इम्कान नहीं कि मुलजिम सबूतों से छेड़छाड़ करेगा। इस्लाम पर आरोप है कि वो 16 जनवरी की रात को डकैती के इरादे से सैफ अली खान के घर में घुस गया था। उसने सैफ अली खान और उनकी मेड गीता पर हमला किया। इल्जाम है कि इस्लाम ने डंडे और हेक्सा ब्लेड से हमला कर दिया था। घटना के बाद सैफ अली खान को संजीदा चोटें भी आई थी। उन्हें कई दिन तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान अक्सर अपनी हर छोटी बड़ी सरगर्मियों से सुर्खियों में आ जाते हैं। इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जिससे उन्होंने अपने चाहने वालों और नापसंद करने वालों की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। भाईजान सलमान खान इस बार अपनी एक घड़ी को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल सलमान खान ने हाल ही में अयोध्या के राम मंदिर की तस्वीर वाली घड़ी पहनी, जिसको लेकर कुछ लोगों ने ऐतराज जताया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के कौमी सदर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने इसे शरिया के खिलाफ और गुनाह करार दिया है। उन्होंने बाकायदा एक वीडियो जारी कर सलमान खान से घड़ी उतारने की अपील की है। सलमान खान ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें शेयर की। इन तस्वीरों में उनकी कलाई पर एक खास घड़ी बंधी हुई नजर आई, जिस पर अयोध्या के राम मंदिर की तस्वीर बनी हुई थी। तस्वीरों के साथ सलमान ने कैप्शन दिया, ईद पर सिनेमाघरों में मिलते हैं, क्योंकि उनकी आने वाली फिल्म सिकंदर जल्द ही रिलीज होने वाली है। हालांकि यही घड़ी अब तनाजे की वजह बन गई है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने सलमान खान की इस हरकत को इस्लामी कानून के खिलाफ बताया और कहा कि किसी भी मुसलमान को गैर मुसलमानों की मजहबी अलामतों, इमारतों या मंदिरों का प्रमोशन करने की इजाजत नहीं है। उन्होंने सलमान खान को याद दिलाया कि वो सबसे पहले एक मुसलमान है और उन्हें इस्लाम के नियमों का पालन करना चाहिए। वहीं सलमान खान की इस घड़ी को लेकर सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इसे सेक्युलरिज्म से जोड़कर देख रहे हैं, तो कुछ इसे आस्था और मजहबी पहचान से खिलवाड़ बता रहे हैं। इस तनाजे के बीच अब तक सलमान खान की ओर से कोई भी ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया। कुछ लोगों का मानना है कि ये तनाज़ा उनकी आने वाली फिल्म सिकंदर से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि फिल्म जल्द ही रिलीज होने वाली है। ऐसे में कई लोगों को लग रहा है कि एक प्रमोशनल स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। हालांकि मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी के बयान के बाद मामले ने और ज्यादा तुल पकड़ लिया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को अजीम दोस्त और बहुत स्मार्ट इंसान बताया है। व्हाइट हाउस प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ट्रंप ने भारत की आला इंपोर्ट ड्यूटी पॉलिसी पर अपने नजरिए की तस्दीक की। ट्रंप ने कहा कि नरेंद्र मोदी काफी स्मार्ट हैं और मेरे अच्छे दोस्त हैं। मुझे लगता है कि भारत और हमारे मुल्क के बीच ये बहुत अच्छे नतीजे लाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि इंडिया के पास एक शानदार पीएम है। पीएम मोदी के फरवरी में अमेरिका दौरे के बाद दोनों लीडरान ने 2025 के शुरुआती महीनों तक एक मल्टी सेक्टरल बायलेटरल ट्रेड समझौते के पहले मरहले पर बातचीत करने पर सहमति जताई थी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुम्मे को पीएम नरेंद्र मोदी को अच्छा दोस्त और काफी स्मार्ट इंसान बताया। व्हाइट हाउस प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ट्रंप ने भारत की आला इंपोर्ट पॉलिसी पर अपने नजरिए की तस्दीक की। ट्रंप ने कहा, पीएम मोदी हाल ही में अमेरिका आए थे, हम हमेशा अच्छे दोस्त रहे हैं। भारत दुनिया के आला तरीन टैरिफ वाले देशों में से एक है। वो बहुत स्मार्ट है, वो एक स्मार्ट इंसान है और मेरे अच्छे दोस्त हैं। हमारी बातचीत काफी अच्छी रही। पता है कि भारत और हमारे देश के बीच ये बहुत अच्छे नतीजे लाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि आपके पास एक शानदार पीएम है। भारत की पड़ोसी मुल्क म्यांमार में बेहद ही खतरनाक जलजले से जमीन कांप उठी। इसका असर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी देखने को मिला। जलजले का मरकज म्यांमार में था और इसकी शिद्दत
रिक्टर पैमाने पर 7.7 मापी गई। इस जलजले में हुई मौतों का आंकड़ा 1000 के पार जा चुका है, जबकि 2000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। इस बीच ऐसे इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं कि मरने वालों की तादाद 10,000 के पार जा सकती है। बता दें कि अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे और जर्मनी की GFZ जियोलॉजिकल सेंटर ने बताया कि दोपहर को यह जलजला 10 किलोमीटर की गहराई पर आया, जिसका मरकज पड़ोसी मुल्क म्यांमार में था। यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे ने यह खदशा जाहिर किया कि जलजले में मौत की तादाद 10,000 से ज्यादा हो सकती है। भूकंप के झटके थाईलैंड, बांग्लादेश, चीन और भारत तक महसूस किए गए। म्यांमार में जुम्मे की सुबह 11:50 पर 7.7 तीव्रता का जलजला आया। म्यांमार और थाईलैंड में यह 200 साल का सबसे बड़ा जलजला था। भारी तबाही के चलते म्यांमार के 6 सूबों और पूरे थाईलैंड में इमरजेंसी लगा दी गई। भूकंप के बाद भारत ने म्यांमार को 15 टन राहत इमदाद की पहली खेप भेज दी है। इसे ऑपरेशन ब्रह्मा नाम दिया गया है। वहीं पीएम मोदी ने म्यांमार की जनता सरकार के चीफ जनरल मिग ऑन हाइंग से बातचीत की। पीएम ने कहा कि करीबी दोस्त और पड़ोसी के रूप में भारत इस मुश्किल वक्त में म्यांमार के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। दिल्ली की रेखा गुप्ता हुकूमत इफ्तार पार्टी की तर्ज पर फलाहार पार्टी मुनक्किद करेगी। हिंदू नववर्ष के मौके पर दिल्ली हुकूमत अगले 2 हफ्ते तक जश्न मनाएगी। पहली बार होगा जब दिल्ली सरकार नवरात्रि के मौके पर फलाहार पार्टी मुनक्किद करने जा रही है। हिंदू नए साल पर इसकी शुरुआत होगी। शाम को फलाहार पार्टी का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें लोग फलों का इस्तेमाल करेंगे और अपना उपवास तोड़ेंगे। 30 मार्च को हिंदू नए साल के मौके पर सकाफती शाम से इसकी शुरुआत होगी, जो अंबेडकर जयंती पर खत्म होगी। 30 मार्च को दिल्ली विधानसभा में कैलाश खेर और कैलासा बैंड का प्रोग्राम रखा गया है। इस प्रोग्राम में सीएम रेखा गुप्ता, स्पीकर विजेंद्र गुप्ता, दिल्ली हुकूमत के वुज़रे समेत बीजेपी के दीगर लीडरान शामिल होंगे। वहीं कपिल मिश्रा ने कहा कि पहली बार दिल्ली में हिंदू नए साल का जश्न होगा। नवरात्र के दौरान फलाहार पार्टी का इनेकाद किया जाएगा। कपिल मिश्रा ने कहा कि हनुमान जयंती और रामनवमी के प्रोग्राम भी मुनक्किद होंगे। उनके लिए फलाहार की एक दिन रखा जाएगा और उसके साथ साथ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिंदू नववर्ष का बड़ा आयोजन दिल्ली विधानसभा के परिसर में होने जा रहा है। कैलाश खेर उसमें आएंगे और सैकड़ों लोग, दिल्ली के चुने हुए नागरिकों को भी हम उसमें आमंत्रित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदया का निर्णय है और ये सभी कार्यक्रम पूर्ण होंगे अम्बेडकर जयंती के उत्सव के साथ, जो दिल्ली सरकार के सभी विभागों के द्वारा अम्बेडकर जयंती को भी मनाया जाएगा। इफ्तार हो या फलाहार, सियासत में सब कुछ वोट से शुरू होकर वोट पर खत्म होता है। सरकार नई है तो काम भी नए होंगे। देखना ये होगा कि आवाम हुकूमत के इस कदम को किस तरह से इस्तकबाल करती है। मद्रास हाईकोर्ट ने कॉमेडियन कुणाल कामरा को बड़ी राहत दी है। मद्रास हाईकोर्ट ने बीते रोज स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को गिरफ्तारी से उभरी हिफाजत अता की। दरअसल कुणाल ने अपनी एक कॉमेडी वीडियो में महाराष्ट्र के नायब सीएम एकनाथ शिंदे पर मजाकिया तबसरा किया था, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कामरा ने मद्रास हाईकोर्ट में ये कहकर अर्जी दायर की कि तमिलनाडु में विल्लुपुरम जिले के एक दूर दराज के गांव में रह रहे हैं और शिवसेना कैडर के जरिए जिस्मानी नुकसान पहुंचाने के डर से महाराष्ट्र की अदालतों का दरवाजा खटखटाने में उन्हें दिक्कत पेश आ रही है, जिसे लेकर जस्टिस सुंदर मोहन ने 7 अप्रैल 2025 तक इंटरस्टेट अग्रिम जमानत देने का हुक्म दिया। कॉमेडियन की ओर से पेश सीनियर वकील वी सुरेश ने कहा कि कामरा को जान से मारने की धमकी देने वाले 500 से ज्यादा फोन कॉल्स आ चुके हैं। महाराष्ट्र के एक मौजूदा वजीर समेत कई लोगों ने उन्हें खुली धमकी दी है और वे शिवसेना की जुबान में उन्हें सबक सिखाने की धमकी भी दे रहे हैं। वकील ने कहा कि कामरा एक स्टैंड अप कॉमेडियन है जो कॉमेडी और पैरोडी बनाते हैं। उन्होंने अदालत को बताया कि उन्होंने बाद के कॉमेडी वीडियो नया भारत में किसी अफराद का नाम नहीं लिया है। इंटरस्टेट जमानत की मांग करते हुए अपनी दरख्वास्त में कॉमेडियन ने कहा कि उन्हें मुंबई में खार पुलिस के जरिए गिरफ्तारी का खदशा है। उन्होंने कहा कि उन्हें मामले में झूठा फंसाया जा रहा है और उन्हें डर है कि अगर वो मुंबई जाएंगे और वहां अंतरिम जमानत मांगेंगे तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है और जिस्मानी नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है। नाज़रीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।